हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। तो क्लास 8th हिस्ट्री एनसीईआरटी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो है व्यापार से साम्राज्य तक। तो ये है ब्रिटिशों के बारे में कि ब्रिटिश जो थे वो आए थे व्यापार करने, लेकिन साम्राज्य के स्वामी कैसे बन बैठे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि PYQ को भी ऐड किया जाए, तो PYQ को भी इसमें ऐड किया गया है, जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ते समय किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप खुद से क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। तो इस चैप्टर से लगभग जितने क्वेश्चन बने हैं उसको यहाँ पर ले लिया गया है, ठीक है। बाकी जो छूट जाएंगे उसको बाद में ले लिया जाएगा और यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसको भी हम लोग बनाते हुए चलेंगे। तो आते हैं सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। तो यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी को आप छोड़ सकते हैं, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर साइड में अगर मैं लिख दूँ तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुआ था 1707 में। और औरंगजेब को ही कहते हैं जिंदा पीर, इसको जिंदा पीर कहा जाता, जिंदा पीर कहा जाता। तो ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मुझे मिल नहीं पाया कि क्वेश्चन है कहाँ, इसलिए मैं इसको ले नहीं पाई हूँ, ठीक है। फिर है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो जो टॉपिक है उसी के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि वो आए तो थे व्यापार के उद्देश्य से, यहाँ पर उनको शासन स्थापित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन में एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे, इस अध्याय में आप देखेंगे कि कैसे हुआ। तो ये सब छोड़िए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखते हैं, कैप्टन हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। प्रतीक मतलब कठपुतली, ये अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थे। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफ़र के सामने ही मार डाला। तो अब यहाँ से जो हमको याद रखना है, बस वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ध्यान रखना ये कि बहादुर शाह जफ़र के बेटों की हत्या किसने की थी। तो ध्यान देंगे किसने किया था, तो वो किया था कैप्टन हडसन ने किया था, ठीक है। बाकी आप छोड़ सकते हैं। आगे है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC का मतलब समझ लेंगे आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर या इजाज़तनामा
किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ पर दिया था एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ तृतीय, ऐसे करके दिया था। तो और एक और दिया था जेम्स द्वितीय था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये थी एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज़ व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चार्टर जो था वो हर कंपनी को नहीं मिल सकता था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला तो वो यहाँ आई व्यापार करने, और यहाँ से खूब सारा सामान लेकर के जाती थी, और इसको सामान सस्ते में भी मिल जाता था क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं था। अगर मान लीजिए कि EIC के साथ और सारी कंपनियां एक ही साथ यहाँ पर आ गई होती तो जो भारतीय माल उसका डिमांड ज़्यादा होता। ठीक है, तो इससे क्या करते ये लोग, अपनी चीज़ें उन्हीं को देते जिससे उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता। ये खुद अपनी चीज़ों को ऊंची दाम लगा करके बेचते और ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता कि चीज़ें उनको सस्ती नहीं मिलती, महंगी मिलती, तो उनका मुनाफा भी कम होता। और यहाँ तो कंपनी एक ही है, अब यहाँ पर आ रही है भारत में और ये चीज़ें खरीद रही है, बेचने वाले कई हैं, खरीदार एक ही है। तो इसलिए लोग सोचते थे चलो भाई 2-4 रुपये कम ही मिले, अपना सामान उठा करके इनको दे ही दो। तो इस तरीके से इनको चीज़ें सस्ती मिल जाती थी, और इसे जब ये ले जा करके यूरोप में बेचते थे तो इनको काफ़ी सारा मुनाफा भी मिलता था। तो यहाँ से आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही एक हमारा यहाँ से क्वेश्चन था। फिर यहाँ आते हैं, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब की बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दी गामा ने भी 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए वास्को डी गामा 1498 में पहली बार भारत, अब आगे पहुँचने की जरूरत ही नहीं है, भारत आया था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 1498, आंसर है बी। अब ठीक सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो देख सकते 1498 में। अगर और क्वेश्चन हम देखें तो किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो आप देख सकते जब समुद्री मार्ग की खोज यही कर रहे हैं पुर्तगाली ही, और ये पहले आ गए थे। अभी इंग्लैंड का जहाज़, यहाँ देख सकते हैं, अभी इंग्लैंड का जहाज़ अफ्रीका के तट पर चक्कर लगाते हुए ये हिंद महासागर पर पहुँचा ही था। अभी ये हिंद महासागर पे पहुंचा, तब तक ये क्या थे, कालीकट में पहुंच चुके थे। तो जब पहले आए तो पहले ही अपना व्यापारिक केंद्र भी स्थापित करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं, इसका आंसर सी है, पुर्तगाली। फिर आगे देखते हैं, 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले किसको भेजा, ये पहले आए पुर्तगाली, फिर यहाँ पर लिखा है डच, फिर दे दिया है आपका सीधा फ्रांसीसी। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हालांकि तीसरे नंबर के जो थे वो थे ब्रिटिश, अंग्रेज थे तीसरे नंबर के, तो वो यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन इससे भी हम अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। वो कैसे पहुँचेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, अभी हमने देखा NCERT में, यहाँ जस्ट ऊपर ही है,
पुर्तगाली आए थे। ठीक है, चलिए यहाँ तो मतलब पहले पे ये बी आंसर होगा इसका, पहले ही आंसर आपका निकल जा रहा है। लेकिन यदि आपको मान लीजिए कि पुर्तगाली पता है, बाकी के ये अंग्रेज़ नहीं पता कि कब आए थे, लेकिन यहाँ पर दिया है कि फ्रांसीसी लास्ट में दिखा दिया है। यहाँ देखिए, ये देखिए फ्रांसीसी लास्ट में दिखा दिया है, तो यहाँ फ्रांसीसी को लास्ट में रखिए। 3, ये देखिए यहाँ 3 आ रहा है, तो इस तरीके से भी आपका आंसर निकल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लगा लेंगे। ये देखिए पहले पर ये हो गए, दूसरे पर ये हो गए, तीसरे पर ये हो गए और चौथे पर ये हो गए। अब सेम चीज़ यहाँ पर यही दिया है, वही चीज़ है। यहाँ देखिए वास्को डी गामा, अब यहाँ पर देखिए पुर्तगाली दिया ना, यहाँ पर वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था। तो देखिए यहाँ पर दिया भी है, देखिए यहाँ देखिए पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहुँचते हैं। ये देखिए वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था। और ये 1 का 2 कहाँ पर है, देखिए 1 से ही आपका आंसर निकल गया बी, इसका आंसर है बी। तो इस तरीके से ना आपको ज़रूरत नहीं है कि ये चारों ही आप रटें, ये कहाँ के थे, ये कहाँ के थे, ये कहाँ के थे, क्योंकि जो आयोग है वो इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं बनाता है कि आप उसको पकड़ ना सकें। अब देखिए यहाँ पर हमको और जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर सीधे निकल के आ गया। अगला देख लेते हैं सेम क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। अरे भाई जब 98 में आ रहे हैं, 1498 में आ रहे हैं, तो एकदम से आते ही कैसे गोवा पे वो कब्जा कर लेंगे। पहले समझेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, अपनी शक्ति मजबूत करेंगे। ऐसे एकदम से आकर के एक आदमी ऐसे कैसे भारत में आकर के गोवा पर कब्जा कर लेगा। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत लॉजिक लगा करके मान लीजिए कि ये नहीं दिया है कहीं भी कि 1499 में, और ये आपको कहीं भी पढ़ने को मिलेगा भी नहीं। ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ये आपको किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भाई जब करेंगे सब गोवा पर, गोवा पर जब कब्जा किए रहेंगे वही तो डेट दिखाएगा। ये लगभग मतलब वहाँ के आसपास के डेट को दे करके आपको कंफ्यूज कर देगा। बाकी आपको ढूंढना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब 1498 में आए थे तो 1 साल में गोवा पर कब्जा करना असंभव है, तो यही हमारा हो गया आंसर ए, यही गलत है। दूसरा देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1637 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी सही है। अब इस क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन बन गया कि फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कब किया था, तो वो किया था 1746 में। किसके नेतृत्व में किया था, तो वो किया था डुप्ले के नेतृत्व में। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन बना करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। इसका मांग इसलिए होता था क्योंकि यूरोप के लोग जो है कि मांस मछली को स्टोर करके रखते थे, उसी को खाते थे, तो उसके लिए इन मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। और इसलिए इतना डिमांड इतना ज़्यादा था इस काली मिर्च का कि इसको वहाँ पर कहा गया काला सोना। काला सोना। हालांकि मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ। एक तो इसको काला सोना कहते हैं और एक कहते हैं इसको यवन प्रिय। यवन प्रिय। तो ये भी पूछा हुआ है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है ये। आप सब देख सकते हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा है कि यवन प्रिय का संबंध किससे है, तो ये काली मिर्च से है, इसको नहीं भूलेंगे। और ये काला सोना भी पूछा है, काला सोना की संज्ञा किसे दी गई है, तो ये दी गई है काली मिर्च को। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं। ठीक है, तो पहले क्या था कि एक ही कंपनी को अधिकार था, लेकिन अब क्या है कि कंपनियों को रोका नहीं जा सका, सारी कंपनियां यहाँ पर आने लग गई। जैसे कि आपने देखा पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बढ़ गया, चीज़ों को की मतलब डिमांड ज़्यादा होने लग गया और आपूर्ति कम हो रही थी। तो फिर लोगों ने क्या किया, भारतीयों ने क्या किया, अपनी चीज़ों को मतलब ऊंची कीमत पे बेचना स्टार्ट कर दिया।
तो जब ऊंची कीमत यहीं दे रहे हैं, वो ज़्यादा पैसा जब भारत में ही दे रहे हैं चीज़ों को खरीदने में, तो जाहिर सी बात है उनको मुनाफा कम होगा। यहाँ देखिए वही बात कह रहा, मुनाफा कम होगा। तो कह रहा है कि भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। तो स्थानीय शासकों से टकराव का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला का, क्योंकि जब कंपनियों ने किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया और उस राज्य का शासक ये था, सिराजुद्दौला था, यानी बंगाल का, तो इससे बिना पूछे, क्योंकि ये तो इसके क्षेत्र में आता था ना, वहाँ का शासक तो ये है, तो इससे अनुमति लेनी चाहिए थी। ये पास करता तो बनाते तो चलता, लेकिन वो लोग बिना अनुमति के ही किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिए थे और अपने इसमें क्या करते थे, अपने सामानों को रखते थे, सुरक्षित रखते थे और बाद में इन सामानों को ले जा करके यूरोप में बेचा करते थे। तो ये चीज़ इसको रास नहीं आई। एक तो इन्होंने पूछा नहीं, ऊपर से एक किलेबंदी कर रहे हैं, सामानों को स्टोर कर रहे हैं, तो इसी को लेकर के इसका टकराव इन लोगों से हुआ था। किस में हुआ था आप सभी को पता है, प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखिए कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब इसके बारे में देखेंगे, हालांकि यहाँ से आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से भी कुछ भी, ये बस समझने वाली चीज़ थी, बाकी इसका आपको देख लेना है, ठीक है। क्या क्या इसमें चीज़ें जो है थी भारतीय बाज़ारों, मतलब यहाँ पर यूरोपीय जो थे वो यहाँ से क्या क्या चीज़ें लेके जाते थे, यूरोप के बाज़ारों में किन किन चीज़ों की डिमांड थी, तो वो यहाँ पर एक बार लिस्ट बना लेंगे आप। सूती कपड़े, रेशम और ये मसाले। यहाँ पर देखते हैं, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। तो ध्यान देंगे, एक फैक्ट आपका ये है कि पहली इंग्लिश कंपनी जो थी वो किस नदी के किनारे शुरू की गई थी, किस नदी के किनारे प्रारंभ की गई थी, तो वो की गई थी हुगली नदी के किनारे। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। देखिए कितना बढ़िया मतलब यहाँ पर शब्दावली दिया है। फैक्टर का मतलब आप लोग समझ ही नहीं पाते अगर ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पाती थी इससे पहले। फैक्टर का संबंध है किससे है, तो ये है EIC के, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों से, ठीक है। आगे देखते हैं, इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। अब देखिए ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर ये जो फैक्ट्री थी ना इसकी, अंग्रेज़ों की, तो यहाँ पर ये लोग ना निर्यात से संबंधित चीज़ों को क्या करते थे, स्टोर करते थे। तो यहाँ पर धीरे से इस चीज़ में ना क्या कर देगा, आयात कर देगा, आयात। और ये एक शब्द चेंज करने से आपका पूरा गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। यहाँ पर है निर्यात। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने
मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। तो यह भी आप छोड़ सकते हैं। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने, रियायत का मतलब होता है छूट, ठीक है, इसका मतलब होता है छूट, रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट प्राप्त नहीं थी। तो ये भी ध्यान देंगे कि औरंगजेब द्वारा जारी फरमान में केवल कंपनी के व्यापारियों को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था, निजी तौर पर व्यापार चलाने वाले को नहीं। तो ये ध्यान देंगे आप, ये बना देगा आपका, पक्का बना देगा और आप कंफ्यूज रहेंगे क्वेश्चन। और पहले जब हम लोग PIQ बना रहे थे तो उसमें मैं बताई थी, और जब घटना चक्र में सॉल्व करवाते उसमें मैं बताई थी कि सामान्यतः केवल शब्द जो आते हैं ना वो गलत ही होते हैं, रिस्क लेना चाहिए। लेकिन सामान्यतः का मतलब ये कि 90% आपका अगर गलत हो रहा है तो 10% जो सही होने के चांस है वो भी रहते हैं, तो वो 10% यहाँ पर लागू होता है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये केवल शब्द देख करके आप गलत नहीं करेंगे, इसको अच्छे से आप समझ लेंगे। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। कौन? तो ये जो निजी थे, ये जो निजी तौर पर व्यापार करने वाले थे, इन्होंने बोला कि हम लोग भी शुल्क नहीं देंगे। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों न करते? व्यापार से युद्ध तक, इसको देखते हैं अब। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक क्रम आपको ध्यान रखना है, क्रम पूछ लेगा। सबसे पहले बंगाल के शासक कौन थे? बंगाल के शासक, जैसे EIC का पूछा ना, सॉरी यूरोपीय कंपनियों का पूछा ना कि कौन कौन कब आया था, क्रम पूछा है, तो वैसे ही बंगाल के नवाब शासकों का भी क्रम पूछ लेगा, कोई ठीक नहीं है। तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। दूसरे पे अली वर्दी, अली वर्दी खां। तीसरे पे सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ये अली वर्दी खां जो थे, इनकी कोई वो नहीं था, सॉरी बेटा नहीं था, तो इसने अपने बेटी के बेटे को बंगाल का नवाब बनाया था, ये भी ध्यान देंगे। तो ये 3 हो गया, बाकी अभी आगे भी हम पढ़ेंगे, 2 अभी और आएंगे, ठीक है। सिराजुद्दौला के बाद से लिखित दे दी मैं, आगे पढ़ लेंगे हम लोग। बना कौन? वो बना बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। और फिर बना मीर कासिम, मीर कासिम। मीर कासिम। ये इसी के कारण जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था तो इसी के कारण सिराजुद्दौला हारा था, क्योंकि ये एंड टाइम पे धोखा दे दिया था, अंग्रेज़ों से ये मिल गया था और इस बात पे मिला था कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद, हारने के बाद जो है अगला जो शासक होगा बंगाल का वो इसी को बनाया जाएगा। तो इसको बना तो दिया गया था, लेकिन ये भी परेशान हो गया क्योंकि अंग्रेज जो थे ये कठपुतली, ये दोनों ना कठपुतली शासक के रूप में आते हैं। ये तो आएंगे शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक के रूप में, क्योंकि झुके नहीं अंग्रेजों के सामने, लड़ते रहे। और ये दोनों आएंगे कठपुतली शासक के रूप में, कठपुतली शासक, यानी अंग्रेज जैसे चाहते थे इन लोगों को वैसे ही नचाते थे। तो ये थे कठपुतली। हालांकि मीर कासिम वो किया था, विद्रोह किया लास्ट में जाकर के, किसमें? तो ये 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर, ये इसी के विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ था, ठीक है। इसमें 3 लोगों ने मिलकर के युद्ध लड़ा था, लेकिन इसमें भी ये सब हार गए थे।
ठीक है, तो ये सभी शक्तिशाली शासक किसके बारे में, शक्तिशाली शासक किसको कहा जा रहा है, इन तीनों को, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। अब जाहिर सी बात है भाई, अब अगर अब रियायतें देंगे तो और भी ये लोग घाटे में चले जाएंगे, इसलिए इसने कहा कि अब हम नहीं देंगे। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उन्हें सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उनकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। यानी इन्होंने किया, खास करके सिराजुद्दौला। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम हो रही है, यानी घाटे में जा रही है, और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। अपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। यानी इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ अंग्रेज जो है वो सलूक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो ये देना है, एक तो ये क्रम, ये इंपॉर्टेंट है, शासकों के क्रम। सेकंड आपको ये ध्यान देना है, क्वेश्चन ये आपका यहाँ पर बनेगा, ये ध्यान देना है आपको कि बंगाल के शक्तिशाली, ध्यान देंगे, ये जरूर देगा उसमें, शक्तिशाली शासकों द्वारा व्यापार में रियायतें देने के बदले निम्नलिखित में से क्या शर्तें रखी गई, पहला दे देगा कंपनी से नजराना मांगे, और दूसरा दे देगा कि सिक्के ढलाई का अधिकार अंग्रेजों को दिया। और तीसरा दे देगा कि कंपनी को किलेबंदी बढ़ाने का अधिकार दिया। फिर आप यहाँ पर आपका बन जाएगा, यहाँ पर बनाएगा आपका कैसे, ए बनाएगा आपका ऑप्शन केवल एक सही, केवल इसमें सही पूछेगा कि निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। बनाएगा आपका, यहाँ पर समझ जाएगा आप लोग, नीचे बनाएगा यहाँ पर आपका पहला केवल एक सही, दूसरा एक और दो दोनों सही, फिर बनाएगा आपका 1 2 3 सही, और चौथा आपका बनाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिक्के ढलाई का अधिकार नहीं दिया। यहाँ देखिए सिक्के ढलाई का अधिकार नहीं दिया। यहाँ पर कह रहा है कि सिक्के ढलाई का अधिकार दे दिया। दूसरा, किलेबंदी को बढ़ाने का अधिकार दिया, नहीं दिया, इसको भी रोक दिया बढ़ाने से। केवल एक चीज़ बोला था कि आप नजराना मांगा, कि बोला कि आप नजराना दो हमें, ठीक है। तो इसमें केवल यही सही है, कंपनी से नजराना मांगा। तो इसी तरीके के आपके ऑप्शन बनते हैं। और ऐसी ही जगहों पर ये जो चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी, जहाँ पर बनने की संभावनाएं होती हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितना बढ़िया क्वेश्चन भी बन रहा है इनसे लेकर के। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है और यहाँ पर यही चीज़ वो देखता है
कि कहाँ पर रोका गया है, कहाँ पर नहीं दिया गया है, कहाँ पर बढ़ाया गया है, कहाँ पर मांगा गया है, कहाँ पर मना किया गया है। ऐसे चीज़ें ढूंढ करके आयोग द्वारा क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो जो नवाब थे वो ये आरोप लगा रहे थे कि ये उनको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, अपमानजनित चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, उनकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ रही हैं, राजस्व कम हो रहा है, ये नवाब कह रहे थे इनके कारण, क्योंकि इनको ज़्यादा छूट देने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इधर कंपनी कह रही है कि नहीं, जो स्थानीय अधिकारी हैं वो बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं हमसे, इसलिए हमारा व्यापार जो है वो तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। जाहिर सी बात है, ठीक है। और ये जो थे ना, ये इनकी जो रणनीति होती थी वो बहुत सॉलिड वाली होती थी, आगे हम समझेंगे। ये इतने कूटनीतिज्ञ थे और ऊपर से इतने ये दूरदर्शी थे, यही वजह था कि इतने दिनों तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। अब यहाँ पर देखते हैं प्लासी का युद्ध। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर यह है कठपुतली। यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों से चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो वही कठपुतली का मतलब कि जैसे चाहो आप वैसे नचाओ। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका यही बन रहा है। एक तो ये बन रहा है कि अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई? तो ये हुआ था 1756 में। दूसरा, सिराजुद्दौला घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? तो ये भी ध्यान देंगे, कब बना? 1756 में। और 1757 में ही क्या हुआ? प्लासी का युद्ध। तो ये भी डेटा आप ध्यान में रखेंगे। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। मतलब किसमें कामयाबी नहीं मिली? ये नवाब बनाने में, क्योंकि ये वो था जो सिराजुद्दौला जो था ये काफ़ी शक्तिशाली था। इनका दांव पेच कहीं काम नहीं किया, इसलिए इन्होंने षड्यंत्र रचना स्टार्ट किया था। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। यानी इसने बोला, किसने? तो सिराजुद्दौला ने। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपनी 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। तो यहाँ पर एक फैक्ट आपका और आ गया कि सिराजुद्दौला द्वारा, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि सिराजुद्दौला द्वारा अंग्रेजों की किस कंपनी पर हमला किया गया? तो ध्यान देंगे कहाँ पर? तो कासिम बाजार में। कासिम बाजार में स्थित कंपनी पर। बाकी जो 30,000 सिपाही थे इसको हमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, सिर्फ यही आप ध्यान रखेंगे कि नवाब द्वारा मीर कासिम में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला किया गया था। आगे है कि नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। अब इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या आप जानते थे कि प्लासी का नाम किस तरह पड़ा। दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता, मतलब ये आपको ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि प्लासी जो था उसका नाम पलासी कैसे पड़ा, तो ये पलास के फूलों के ऊपर इसका नाम पड़ा था, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखते हैं उनको जो है वो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके नेतृत्व में जो सेना थी उनको नौसैनिक बेड़ों की भी मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर के कारगुजारियां भी थीं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मीर जाफर है, ये जो क्रोनोलॉजी है ये कहाँ गया, ऊपर गया ना, ये मीर जाफर था, मीर जाफर, ये मीर जाफर है। मीर जाफर मीर कासिम, वो जफ़र दोनों में था, जिससे मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मीर दोनों में लगा है। मीर जफ़र मीर कासिम, पहले मीर जफ़र को बनाया जाएगा फिर मीर कासिम को बनाया जाएगा, और ये दोनों आएंगे कठपुतली शासक के रूप में। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। यानी इन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपनी चाल चल दी थी बढ़िया तरीके से, और इन्हीं के चाल में फंस गया कौन, तो मीर जाफर। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, क्योंकि प्लासी का ही युद्ध उनके साथ में हुआ था। ठीक है, क्लाइव के साथ में सिराज का जो है वो प्लासी का युद्ध इसी के साथ में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं जस्ट 1757, तो यहाँ पर आ गया 1757 में। अगला है बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन बना, तो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। सिराजुद्दौला ये तो मर गया था कब, 1757 में ही, और बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 में। इसका नाम आपने कभी सुना नहीं, ना ही क्रोनोलॉजी में हमने इसको देखा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही हटा दीजिए। और जो बक्सर की लड़ाई हुई थी वो मीर कासिम के साथ हुई थी, और दो शक्तियाँ और थी, अवध के नवाब मीर कासिम। ठीक है, तो अब बचा कौन हमारे पास, तो ये बचा मीर जाफर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मीर जाफर तो 1757 में ही बन गया था नवाब, सिराज के मरने के बाद ही, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसने कंपनी के साथ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, मतलब चीज़ों को रोकने लग गया, इसने क्या किया, राजधानी भी परिवर्तित कर दिया और काफ़ी सारी चीज़ें उनकी रोक दी अंग्रेज़ों की, तो वो परेशान हो गए और इसको हटा करके फिर से इसको स्थापित कर दिया गया, मीर जाफ़र को। तो उस टाइम पे बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब यही था, मीर जाफ़र। यहाँ देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने, अच्छा ये छोड़िए कुछ भी नहीं है, संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को
7 जनवरी 1759 को कलकत्ते में यह चिट्ठी भेजी। ऐसा चिट्ठी है, इसको छोड़िए, इससे में कोई मतलब नहीं है, सीधा यहाँ आते हैं हम। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में एक कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलने वाले थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। ये छोड़िए, तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ले आऊँ तो देखिए यहीं से सेम ये क्वेश्चन उठा हुआ है। ये देखिए कि बक्सर की लड़ाई, तो आप देख सकते हैं बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। तो ये आप ध्यान देंगे यहाँ पर कब लड़ी गई थी, 1764 में। और यहाँ पर देख लीजिए उस टाइम पे फिर से मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया था। तो यही ये पूछ रहा है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो जो ऐसे जो क्वेश्चंस है ना आपको यहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी में ही मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है। और जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनाया जा रहा है इसको हल्की में मत लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि हूबहू आएंगे, लेकिन हाँ मिला जुला करके क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कई सारे क्वेश्चन आप यहीं से सही कर ले जाएंगे। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाकों तथा और ज़्यादा कमाई करना चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अच्छा, मेंस का एक क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले ध्यान से सुनेंगे, कि अंग्रेज़ों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीता। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बेखबर कैसे थे, ये तो पूरी रणनीति के साथ ये चल रहे थे। तो ये बेखबर कैसे हो गए, बेखबरी के दौर में कैसे जीत लिए? ये तो कह रहे हम तो आए थे व्यापार करने, हम तो बेखबर थे कि हम यहाँ पर भारत को जीत लेंगे और अपने साम्राज्य को खड़ा कर लेंगे। ये ऐसा बोलते हैं, कुछ इतिहासकार जो हैं वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रॉपर इनकी प्लानिंग चल रही है भाई, यहाँ देख सकते हैं आप, प्रॉपर प्लानिंग बनाई जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं अब तो हम कठपुतली नवाब को भी नहीं रखेंगे क्योंकि ये लोग भी हमसे विद्रोह कर दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे जा कर के ये जो कठपुतली नवाब हैं वो इतने शक्तिशाली हो जाएं कि हम ही को यहाँ से भगना पड़े। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये अपना माइंड लगाते थे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। अच्छा, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि व्यापार तो इनका बढ़ रहा था, लेकिन उससे क्या है कि जो भारत से ये चीज़ें खरीदते थे तो उसके बदले ये सोना और चांदी देते थे, और ये सोना चांदी जो आता था वो यूरोप से आता था। तो अब इनका इरादा ये था कि ये हमारा सोना चांदी भी बच जाए। अब इनका मनसा ये था कि हम भारत के पैसे से ही भारत के लोगों पर शासन करें, और किया भी इन्होंने ऐसा ही। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी।
प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भाई पूरे पैसे पे ही बैठ गए ये तो सोना आप क्यों लाएंगे। अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। अब देखिए मतलब कितने ये लोग दिमागदार थे। इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि भाई कैसे बेखबरी के दौर में जीत सकते हैं भारत को। ये तो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी इतने सॉलिड तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं कि मतलब वहाँ तक भारतीय कभी पहुँच ही नहीं पाए। ये तो आपस में ही उलझे रहे कि हम शक्तिशाली बने और इन्हीं का फ़ायदा इन्होंने उठा लिया। एक दूसरे को लड़ाते रहे, लालच देते रहे और इसी का फ़ायदा उठा करके हमारे ही पैसे से हम ही लोगों पर शासन किए। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। मतलब पूरा खर्चा एक तरह से कह सकते हैं A to Z भारतीयों के ही पैसे से इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीता, तो क्या आप खंडन नहीं कर सकते? बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो, रट करके पढ़ेंगे तो फिर भूल जाएंगे। और इस तरीके के आप समझ के पढ़ेंगे कि सोना चांदी आना बंद क्यों हो गया, कठपुतली नवाब क्यों बोला जाता है, कैसे कमज़ोर हुआ भारत का वो जो केंद्रीकृत जो संरचना थी वो कैसे कमज़ोर हुई। तो ये सारी चीज़ें आप समझ के पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। और किसी भी तरीके से क्वेश्चन भी अगर घुमा करके यूपीएससी में किसी भी तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है घुमा करके, अगर आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ा है तो आंसर तक आप आराम से पहुँच जाएंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ये तो हो गया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? A बक्सर का, B प्लासी की लड़ाई, C प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और D प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका है ही नहीं। यहाँ पर पूछ रहा है कि सर्वाधिक निर्णायक, तो वो था बक्सर की लड़ाई। कब लड़ा गया? 1764 में। और 1765 में इन्होंने क्या किया? दीवानी पर अधिकार कर लिया, दीवानी इनको मिल गई। तो सबसे निर्णायक तो यही हुई ना कि पूरे पैसे पे ही बैठ गई है। फिर वही क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की? तो यही है, बक्सर ही है। देखिए घुमा घुमा करके पूछा है, आंसर सबका एक ही है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। और ऐसे ही मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन एक ही टॉपिक से रहेगा, बस उसको थोड़ा सा घुमा देगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन को लिया था इस बार 21 में लिया था, तो बहुत बढ़िया तरीके से पूछा तो उद्भव और पतन ही था, लेकिन बस उसका कारण बदल दिया था कि मतलब पारिस्थितिकी कारक के बारे में पूछ लिया था कि कैसे मतलब ये भूमिका निभाई अपनी। क्या पता आगे जाकर के तकनीकी पूछ ले। तो ये क्वेश्चन ना इन्हीं टॉपिकों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, बशर्ते ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो इंडस वैली है, जो उद्भव हुआ है, वो पतन हुआ है, वो बदल जाएगा, वो तो नहीं बदलेगा ना। बस पारिस्थितिक कारक आपको दिखानी है कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, उपजाऊ मैदान थे, खेती हुई, ठीक है, और यातायात के साधन भी थे अच्छे से, बंदरगाह की उपस्थिति थी। यही तो होती है पारिस्थितिकी कारक, और क्या होता है। और पतन का तो नॉर्मल सभी है, बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो भूकंप कराया जाएगा आपका, आग लगना है, तो ये सारे भी तो वही है ना, पारिस्थितिकी कारक ही हैं, बस शब्द को घुमा दिया। अगर नॉर्मली पूछ लेता कि सिंधु सभ्यता के उद्भव और पतन के कारण बताइए, तो भी तो यही सब लिखते ना आप। तो वही चीज़ है, क्वेश्चन वही रहता है, टॉपिक वही रहती है, बस थोड़ा सा घुमा देता है और आप क्या होता है कि घूम जाते हैं और आप कहते हैं कि बहुत टफ पूछा है। भाई कुछ टफ नहीं पूछता, आप चीज़ों को समझ के पढ़िए, आप हर चीज़ कर ले जाएंगे। इतना टफ भी नहीं है यूपीएससी। आखिर हम जैसे इंसान ही तो पास करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में, वही है, सेम चीज़ है, वही आंसर इसका भी है, बक्सर का युद्ध। अब आगे देखते हैं। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया ना आपका। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया
कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत, ये देख सकते हैं, 102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ भी है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो ये चलाया गया था क्लाइव पे ही, यही था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव ने ही आत्महत्या भी की थी। वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी, तो वो था कौन आपका, यही था रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन बनेगा कि किस गवर्नर जनरल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। तो इसी पे लगा था, रॉबर्ट क्लाइव पे ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल 2 बार गवर्नर रहा, कहाँ का, भारत का। तो ये था आपका, यही था रॉबर्ट क्लाइव ही था। फिर आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। तो ये लगाया गया था किसके द्वारा, तो ब्रिटिश संसद द्वारा, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। इन सारे क्वेश्चनों को आप बना लेंगे, अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। इंग्लैंड से मद्रास गया, ठीक है, 18 साल का था, ठीक है। तो देख लेंगे एक बार आप ऐसे, अब इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन आपका हो ही गया। क्लाइव खुद को कैसे देखता था, इसको देखते हैं। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। अच्छा, कुछ नहीं है इसमें, कोई भी फैक्ट नहीं है, इसे भी आप छोड़िए, यहाँ आते हैं। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए।
बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आते थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। ये छोड़ दीजिए, इसमें भी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ आते हैं कंपनी का फैलता शासन, यानी कंपनी का विस्तार के बारे में बात किया जा रहा है। विस्तार, यहाँ चैप्टर बड़ा है तो आप लोग धैर्य रखेंगे और मान लीजिए कि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधा सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत को अधिग्रहण करने से पहले विभाजन, विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। ये भी छोड़िए। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये जो सहायक संधि थी ये नीति कौन लाया था, तो ये लाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लॉर्ड वेलेस्ली, ये आप ध्यान देंगे। सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। आगे देखते हैं, ये छोड़ दीजिएगा, ये कुछ भी नहीं है, ये भी छोड़ सकते हैं। टीपू सुल्तान शेरे मैसूर, इसको देखते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारत राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। तो यहाँ से कुछ भी नहीं है आपका। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हैदर अली थे और टीपू सुल्तान थे, ये कहाँ के शासक थे, तो ये मैसूर के थे। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो टीपू सुल्तान द्वारा अपनी सेना का आधुनिकीकरण किसके सहयोग से किया गया था, तो फ्रांसीसियों के सहयोग से, फ्रांसीसी के सहयोग से, ये ध्यान देंगे। ये आप छोड़ सकते हैं, सीधा यहाँ आते हैं।
सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। ये देखते हैं 4 बार जंग हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इसी को कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये चारों का डेट यहाँ पर दिया हुआ है और यही चारों युद्ध के बारे में यहाँ पर बताई जा रही है। ये डेट आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ये है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कई बार पूछा है। ये है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। यानी यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में, इसका मतलब कि जो आखिरी जंग लड़ा गया था वो श्रीरंगपट्टनम में लड़ा गया था। और ये क्या था, वो राजधानी था। ये मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और यहीं पर लड़ा गया था और इसी में अंग्रेजों को सफलता मिली थी और यहीं पर टीपू सुल्तान मारे गए थे। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे। मैसूर का राजकाज पुराने वाडियर राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन तो आपका ये है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर साफ साफ दिया है कि 1799 श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने चालाकी से क्वेश्चन को बना है। अपनी राजधानी किसकी, तो टीपू सुल्तान की। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए ये मारे गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं श्रीरंगपट्टनम इनकी राजधानी थी, इन्होंने ही बनाया था। तो इसका आंसर है आपका ए। फिर दूसरा देखते हैं। अंग्रेजों ने, यहाँ पर कर देती हूँ मैं इसको, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की। तो आप देख सकते हैं कि जब राजधानी यही बना रहे हैं टीपू सुल्तान, तो जाहिर सी बात है टीपू सुल्तान के साथ ही होगा। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर है आपका सी। क्वेश्चन वही है, बस घुमा घुमा के आपसे पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो यहाँ पर जब आधुनिक शब्द आ गया ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर होगा, ये देखिए, फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो आप इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आंसर तक पहुँच सकते हैं। केवल आधुनिक शब्द आया, इसका मतलब कौन, तो वो है टीपू सुल्तान। तो इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर मैं कर देती हूँ तीनों क्वेश्चन को। अब आगे देखते हैं। ये युद्ध जरूर याद रखेंगे कि कब कब कौन सा युद्ध हुआ था, ये जरूरी है। ये मूर्ति है, खिलौना से बनाया गया है, ये सब छोड़िए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम सीधा यहाँ पर मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी।
1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, यहाँ पर देख सकते हैं एक फैक्ट आप आएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो लड़ी गई थी 1761 में। और किसके किसके बीच में, तो मराठा और अब्दाली के बीच में, अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि इसमें हार गए। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। तो ये छोड़िए, बस आपको इतना ध्यान रखना था यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं, एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन छूट गया था कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए। 1799 में। यहाँ आप देख सकते हैं यही आखिरी लड़ाई थी और इसी में ये मारे गए थे। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखेंगे। सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इनका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817-19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंसर पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। यहाँ पर जो आप ध्यान देंगे वो ये देंगे कि ये जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, और फिर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, इसको ध्यान देंगे। और पहले आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि की गई थी, तो ये आप ध्यान देंगे। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर बनाऊँ तो सालबाई की संधि कब की गई थी, तो ये की गई थी आपका 1782 में। दूसरा बन जाएगा सालबाई की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध में की गई थी, तो ध्यान देंगे किस में की गई थी, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में की गई थी। अब देखते हैं सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। तो यहाँ से जो आपका एक फैक्ट निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूँ तो हो जाएगा आपका सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा।
लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाकी क्या अधिकार समझते थे क्या नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, किनको, तो चेन्नम्मा को, और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ से जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि सबसे पहले तो कित्तूर है कहाँ। कित्तूर ये कहाँ है, ये है आपका कर्नाटक में है। दूसरा, कित्तूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किसके द्वारा छेड़ा गया, शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया या पहल की गई। ठीक है, तो ये किया गया था रानी चेन्नम्मा के द्वारा। ठीक है, अगर ऑप्शन में केवल ये चीज़ है तो केवल यही होगा। अगर बीपीएससी वाले और वहाँ है रानी चेन्नम्मा और दूसरा आपके ये थे रायन्ना, तो ये दोनों ही सही होगा। ऑप्शन होगा आपका ई। अगर ए और बी दिया है तो ये दोनों सही होगा, नहीं तो फिर ई होगा। और यहाँ पर भी ध्यान देंगे आप लोग भी, अगर ए एंड बी बना हुआ है और इसमें भी आपका रायन्ना है तो आपका यही सही होगा। आगे देखते हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम में भारत को अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि सिंध पर ब्रिटिशों ने कब्जा किया, तो ये 1843 में देखिए एकदम हूबहू क्वेश्चन यहीं से दे दिया है। ये देखिए सिंध पर हूबहू क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुईं और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। तो ध्यान देंगे महाराजा रणजीत सिंह कहाँ थे, तो ये थे पंजाब में उस टाइम पे। ठीक है, 1849 में। अब विलय की नीति देखते हैं। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली। लॉर्ड, सबसे पहले तो यही ध्यान देंगे इसका कार्यकाल किसका, तो आखिरी लहर में क्या क्या कार्य हुए, और दूसरा ये इसका भी कार्यकाल है डलहौजी का। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये डलहौजी का कार्य और इसके बीच में क्या क्या कार्य हो वो भी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति का नाम दिया गया। तो यहीं से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया आपका कि डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी, तो वो अपनाई गई थी विलय की नीति। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी की भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर,
नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो क्या आप यहाँ पर एक चीज़ ये नहीं लिख सकते कि 1857 की जो क्रांति थी, क्रांति के कारण, तो क्या आप ये नहीं लिख सकते कि अवध के नवाब को कुशासन के आधार पर हटाया जाना, कुशासन के आधार पर हटाया जाना। आराम से इसको दिखा सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी खुद ही बोल रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ये निकल के आ जा रहा है इसके कारण में, इस महान विद्रोह के कारण में एक पॉइंट आपका यही निकल के आ जा रहा है कि नवाब को कुशासन के आधार पर हटाया गया था। अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी। तो अभी हमने देखा किसने किया था, तो डलहौजी ने। यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया है, यहीं से क्वेश्चन उठाया है। फिर ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो अवध का विलय आप देखिए कब हुआ था, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ नहीं दिया, नीचे होगा, अभी इसको देखेंगे एक बार अवध का। अगला देखते हैं क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ। अच्छा, अवध का पूछ रहा, सॉरी, यहीं पर है इसका, तो अवध का 1856 में। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज्य में निम्न में से किस रीति से, तो वहीं आप देख सकते हैं कुशासन के कारण, कुशासन का ही तो लगाया यहाँ पर, एक नई तरकीब ले आई कुशासन, इसी के आधार पर अवध का विलय इसने किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म से कौन सुमेलित है। देखिए मतलब किस तरीके के क्वेश्चन उठा करके बना दे रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, इन चीज़ों से सीधा क्वेश्चन बनाया हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं 3-4 क्वेश्चन बने हैं। यानी आयोग क्या करता है कि हर बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है, हर बार देखता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया है और अगला जो क्वेश्चन बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। और यही चीज़ आपको सीखनी है, यही चीज़ आपको पकड़नी है। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो आप आंसर तक बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं, चाहे वो कैसे भी घुमा के पूछ ले। तो देखते हैं क्वेश्चन। सतारा का विलय, पंजाब का विलय, अवध का विलय और झांसी का, और ये कह रहा है कि युग्म में से कौन सुमेलित है। क्या यदि आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रहे तो क्या आप आंसर तक नहीं पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सतारा का पूछ रहा है, तो आप देखिए सतारा का विलय जो हुआ है वो 1848 में हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया है 49 कर दिया है, ये आपका गलत हुआ। यहाँ पर पंजाब का विलय दिया है 1848, यानी इसका इसमें कर दिया है और इसका इसमें कर दिया है, ये भी आपका गलत है। 1856 अवध का विलय, ये आपको पता है कि यहाँ 1856 में, ये देखिए यहाँ पर दिया है। 1855 में झांसी का विलय, ये 55 में नहीं हुआ था, ये 54 में हुआ था, ये 54 में हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया झांसी 54 में हुआ था, तो ये भी आपका गलत है। आंसर आपका आ गया सी। तो कैसे भी पूछे, देखिए कैसे घुमा के पूछा है, फैक्ट इफेक्ट दिया है, लेकिन आपको पता है चारों याद है तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे। फिर ठीक ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है। 1849 सतारा का विलय, 1848, अच्छा वही है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अच्छा 2 बार पूछ लिया है, मैं दोनों बार इसको क्रॉप कर ली हूँ, 2 बार पूछ लिया है, सेम क्वेश्चन उठा करके पूछा था। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका यही होगा। इसको मैं डिलीट ही कर देती हूँ क्योंकि ये 2 बार आ गया है। ठीक है, यहाँ पर है कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए 19 में पूछा है और 20 में भी पूछा था, मैं इसको क्रॉप नहीं की हूँ क्योंकि डबल क्वेश्चन हो जाता। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले किसका हुआ है, सतारा का हुआ है। तो आइए पहले सतारा, तो एक इसमें है, एक इसमें, तो ये आपका कट गया। ठीक है, सतारा के बाद आपका हो रहा है संबलपुर का, तो संबलपुर देखिए, संबलपुर नहीं है, छोड़ दीजिए।
क्या क्या है इसमें? झांसी है, उदयपुर है, बगात है। तो यहाँ पर देखिए, चलो वो दोनों आपको नहीं पता है कि बघात कहाँ है, कब हुआ था, लेकिन आपको पता है कि 17 के बाद से आपको जो क्रम याद है उसमें आप देख रहे हैं कि उदयपुर के बाद झांसी आ रही है। तो उदयपुर के बाद झांसी को देखते हैं, यानी जहाँ भी आएगा 4 के बाद ही 2 आएगा, तो आप देख सकते हैं आंसर है आपका सी। यानी ये आपका पहले आएगा, 4 आएगा फिर 2 आएगा, तो यहाँ तो 4 तो है नहीं, तो ये आपका कट गया, फिर आपका आंसर आ गया ये। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें याद हों। यहाँ पर पंजाब का भी आप देख सकते हैं, 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण किया था, इसको आप देख सकते हैं। हो गया आपका ये। ठीक है, नीचे आते हैं सीधा। अच्छा, ये उस टाइम के वो दिखाए गए हैं, इसमें तो दिख ही नहीं रहा, साफ आया ही नहीं है, पता नहीं क्यों पीडीएफ में। छोड़ दीजिए, नहीं आया तो। यहाँ आते हैं नए शासन की स्थापना, इसे पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ये कार्यकाल याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसने सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय थे। तो ये आप छोड़ देंगे, बस इतना ध्यान देंगे कार्यकाल क्या था। यहाँ से फिर देखते हैं 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो दीवानी अदालतें होती थीं उनके मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, ना कि भारतीय। तो ये आप ध्यान देंगे, यहाँ पर धीरे से भारतीय कर देगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे। आगे है, अच्छा ये देख लेते हैं, काजी एक मुख्य न्यायाधीश, काजी का मतलब होता था एक मुख्य न्यायाधीश, ये शब्दावली विशेषकर इस पर आप फोकस करेंगे। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार के आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, पॉलिटी में तो पढ़ते ही आ रहे होंगे इसको आप। आगे देखते हैं, जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला। अच्छा, मुझसे एक क्वेश्चन और गलत हो गया है शायद, 1 मिनट में देखती हूँ, गलत लग गया आंसर उसका। अच्छा हाँ, गलत लग गया आंसर, ये वारेन हेस्टिंग्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक से यहाँ पर आ गया था, इसको मैं नीचे ले जाती हूँ, ये वहाँ का क्वेश्चन था। माइंड मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हो जाता है ये सेट करने में। यहाँ पर है ये, ठीक है, तो इस पे चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पे। और ये कब तक चलाया गया था, ये महाभियोग की बात कर रहा है, उस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया गया था, ये महाभियोग का चलाया गया था। और ये कितनी बार चलाया गया था, तो ये चलाया गया था, ये भी आप याद रख लेंगे, 7 साल तक चलाया गया था, 7 साल तक इस पर मुकदमा चला था। किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो चलाया गया था एडमंड
एडमंड बर्के के द्वारा चलाया गया था। किस कारण चलाया गया था, तो ये भी ध्यान देंगे कि बंगाल के शासन को सही तरीके से न चलाने के कारण। तो ये भी आप ध्यान देंगे। अब आगे देखते हैं। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत का भी स्थापना की गई। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वो की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन मैंने लिया है, ये रहा आपका, यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था किस एक्ट के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। और ये घटना चक्र में भी काफ़ी अच्छे तरीके से पॉलिटी वाले सेक्शन में करवाया गया है। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यकाल कलेक्टरेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। तो ये भी आप छोड़ दीजिए। यहाँ आते हैं कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को इस विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। तो ये भी छोड़ दीजिए, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से भी अच्छा, यहाँ पर ये शब्दावली दी गई है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसे रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यह तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही से ही बना है आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। तो यहाँ से भी आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें, ना तो इसमें, ना तो इसमें है। ये आप देख लेंगे। धर्मशास्त्र यानी संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती थी। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से पहले लिखे गए थे। सवार मतलब घुड़सवार और मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होता था। ठीक है। मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। तो ये शब्दावली से इसका डेफिनेशन भी मिल रहा है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे अच्छे से, क्या पता पूछ ही ले। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना
खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जातीय और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन थे, ये छोड़ दीजिए आप, ठीक है। इसमें भी कुछ भी नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 5 में, तो अभी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। निष्कर्ष में देखते क्या दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो ये भी आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी आपके पूरे यहाँ पर करवा दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए और क्वेश्चन खुद से बनाते रहिए कि कैसे क्वेश्चन और आप बना सकते हैं इसमें से, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी इन क्वेश्चनों को आप देख लेंगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं। नीचे भी कुछ देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है ना। नहीं, ये भी कुछ नहीं है, इसे भी छोड़ सकते हैं आप। अच्छा, इसको एक बार देख लेते हैं। ये दिया दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं। बाकी और तो आप स्मार्ट हैं, ये सारी चीज़ें तो आप कर ही लेंगे सारी। शेरे मैसूर किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। एक फैक्ट आपका ये भी है पीटी का, ये भी ध्यान देंगे। रानी चेन्नम्मा आपने देख ही लिया, कित्तूर में अंग्रेजों के विरोध आंदोलन की थी ये। सिपाही उस टाइम पर सिपाही को कहा जाता था। वारेन हेस्टिंग्स। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको मिला दूंगी तो आप लोग फिर से वो कर मतलब छोड़ देंगे इसको, तो खुद से आप इसको ढूंढिए, ठीक है। ये देख सकते बंगाल पर अंग्रेजों की जीत किससे हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बक्सर मत कीजिएगा, यहाँ पर शुरू पूछ रहा है, निर्णायक नहीं पूछ रहा है। निर्णायक जो सिद्ध हुआ था वो हुआ था बक्सर का, यहाँ पर पूछ रहा है कि शुरू हुई थी, तो वो हुई थी प्लासी के युद्ध में, ठीक है। 1757 में हैदर अली टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। तो ये सब आप खुद से कीजिए। देखिए कितने ईजी से क्वेश्चन पूछा है ये। फिर देखिए सही गलत का पूछा है, देखिए ये मैं लगा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि पूछा हुआ है, ठीक है। विलय की नीति का सिद्धांत डलहौजी ने दिया था। इस तरीके से आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। जैसे इसका अगर मैं देखूँ तो मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हुआ था ना, इसका तो पतन ही हो गया था, पतन के दौर में था ये। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी नहीं, और भी कंपनियां आ गई थी, आपको पता है। डच आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे, फ्रांसीसी आ गए थे, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के थे, सही है। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को आप प्रैक्टिस किया कीजिए। बाकी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा क्या है? ये है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे अगले वीडियो में और अच्छे से देखेंगे। और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चनों को भी हमने सॉल्व किया है और क्वेश्चन भी बनाए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।